नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, इस क्लास में अपन डिस्कस करेंगे 1 अप्रैल से 8 अप्रैल यानी कि आज तक के पटवारी में आए हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और इसके पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने 8 मार्च से 31 मार्च तक आए हुए पटवारी के एग्जाम में सभी प्रश्नों को डिस्कस किया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उसे एक बार जाकर जरूर देखिए। पटवारी के एग्जाम में दोस्तों लगातार प्रश्न रिपीट देखने को मिल रहे हैं, जो कि आने वाले आपके एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका कोई अन्य मध्य प्रदेश से संबंधित एग्जाम है तो उस एग्जाम में भी आपको मध्य प्रदेश पटवारी में पूछे गए प्रश्नों में से काफ़ी प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों, सरदार सरोवर बांध, जो कि केवड़िया गुजरात में स्थित है, नर्मदा नदी पर बनाया हुआ बांध है। और इसकी आधारशिला 5 अप्रैल 1961 में रखी गई थी और 17 सितंबर वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों, यह फैक्ट भी याद रखिएगा, हो सकता है अगले एग्जाम में आपसे इस बारे में पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न था, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया था? तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ कराया था और इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था। अगला प्रश्न था, T20 वर्ल्ड कप 2022 में भारत किससे हार गया था? तो दोस्तों, भारत इंग्लैंड की टीम से 10 विकेट से हार गया था T20 वर्ल्ड कप 2022 में। अगला प्रश्न था, प्रो कबड्डी लीग 2022 की विजेता टीम कौन सी है? दोस्तों, जयपुर पिंक पैंथर्स टीम प्रो कबड्डी लीग 2022 की विजेता टीम है। अगला प्रश्न था, राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं? तो दोस्तों, दंड का उन्मूलन, क्षमा, आहरण, परिहरण एवं परिवर्तन, यह कुछ विशेष शक्तियां हैं जो कि राष्ट्रपति के पास होती हैं। अगला प्रश्न था, ऑस्ट्रेलिया में किस भारतीय मूल की महिला को शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए 2022 प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला? तो दोस्तों, इनका नाम है वीणा नायर, जो कि ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में रहती हैं और इन्हें ही शिक्षा के उत्कृष्टता के लिए 2022 प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, मानव अधिकार समिति के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, देश का राष्ट्रपति मानव अधिकार समिति के सदस्यों की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों, 5 सदस्य एवं 1 अध्यक्ष होते हैं। और वर्तमान में न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, जो कि वर्ष 2021 से अपना पदभार संभाले हुए हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ? दोस्तों, 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन हुआ। अगला प्रश्न था, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? तो दोस्तों, यह रामधारी सिंह दिनकर की एक रचना है। अगला प्रश्न था, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न था, द जंगल बुक में किस राष्ट्रीय उद्यान का उल्लेख है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, द जंगल बुक पुस्तक रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखी हुई पुस्तक है और इसमें मध्य प्रदेश के पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में वर्णन है। साथ ही याद रखिएगा दोस्तों, मोगली लैंड, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड स्थित है, तो उसका सही जवाब होगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न था, किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो याद रखिएगा, कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगला प्रश्न था, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, यह कर्नाटक राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1974 में की गई थी। अगला प्रश्न था, मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो याद रखिएगा, 13 सितंबर वर्ष 1965 में मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में की गई।
अगला प्रश्न था 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2002 से 2007 के बीच लागू थी और इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी दर में कमी करना। अगला प्रश्न था हिंडोला महल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, हिंडोला महल मांडू में स्थित है, मांडू जो कि धार जिले के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न था 2023 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो किसे दिया गया? तो दोस्तों अभिनेत्री रेखा को 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार वर्ष 1949 से हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न था आनंद जादूगर का संबंध मध्य प्रदेश के किस शहर से है? दोस्तों यह प्रश्न पहले भी रिपीट हो चुका है और इनका संबंध मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से है। अगला प्रश्न था हरदा नगर पालिका की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों अंग्रेजों द्वारा वर्ष 1867 में हरदा नगर पालिका की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न था हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों 15 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप एवं अकबर की सेना के मध्य हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था परमार वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों उपेंद्र कृष्ण राज ने परमार वंश की स्थापना की थी। और दोस्तों यह सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि मध्य प्रदेश की आगामी परीक्षाओं में भी बहुत से प्रश्न आपको इन्हीं में से देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न था उड़िया भाषा को किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा अनुच्छेद 51 के भाग 4 में उड़िया भाषा को रखा गया है। अगला प्रश्न था सहकारी समितियों की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई? तो दोस्तों अनुच्छेद 43 के अंतर्गत सहकारी समितियों की स्थापना की गई। दोस्तों यह प्रश्न जो इस तरह के सीक्वेंस में नहीं आए थे, मैंने जो इस तरह से अरेंज किए हैं कि अनुच्छेद या संविधान से संबंधित और इतिहास से संबंधित लगातार में प्रश्न। अगला प्रश्न था संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन प्रक्रिया आती है। अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश का दक्षिणी जिला कौन सा है? तो दोस्तों बुरहानपुर, जिसे दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार एवं दक्षिण भारत की कुंजी के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश का दक्षिणतम जिला है। अगला प्रश्न था बैंक दर क्या होती है? तो याद रखिएगा बैंक दर वह ब्याज दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक घरेलू बैंकों को अक्सर बहुत कम अवधि के लिए ऋण के रूप में पैसे उधार देते हैं। अगला प्रश्न था भारत में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया जा सकता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 360 के तहत भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। और इसके बारे में डिटेल जानिए। अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है। अगला प्रश्न था मानव शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों रिकेट्स रोग मानव शरीर में विटामिन डी की कमी से होता है और इसे ही सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन में हो सकता है अगली शिफ्ट में आपसे सूखा रोग पूछ लिया जाए। और सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा विटामिन डी का मुख्य स्रोत होता है। अगला प्रश्न था सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति ग्रह को ही शीतकालीन ग्रह के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसका औसतन तापमान -148 डिग्री सेल्सियस होता है। तो याद रखिएगा शीतकालीन ग्रह जुपिटर यानी कि बृहस्पति को कहा जाता है। अगला प्रश्न था नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखिएगा नींबू का पीएच मान होता है 2.2 जो कि अम्लीय होता है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था पीएच मान 1 से लेकर 14 तक होता है और 7 इसमें उदासीन होता है जो कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। 7 से कम वाले अम्लीय एवं 7 से ज्यादा वाले क्षारीय गुण दिखाते हैं। अगला प्रश्न था पीतल किससे बना होता है? तो याद रखिएगा तांबा एवं जिंक धातुओं का मिश्रण होता है पीतल। पीतल जिसे ब्रास के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न रतौंधी रोग किस कारण से होता है? दोस्तों रतौंधी जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है यह विटामिन ए की कमी से होता है। साथ ही प्रश्न पूछा जाता है कि मानव शरीर में आंख के लिए सबसे महत्वपूर्ण विटामिन कौन सा है? तो याद रखिएगा मानव आंख के लिए विटामिन ए सबसे महत्वपूर्ण विटामिन होता है। अगला प्रश्न है
भारत में किस वर्ष गणतंत्र लागू हुआ? तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू होने के साथ ही भारत में गणतंत्र लागू हुआ। अगला प्रश्न था मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व अपने शिक्षक चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है, की मदद से नंद वंश के राजा धनानंद की सत्ता परिवर्तित करके मौर्य वंश की नींव रखी गई। तो याद रखिएगा वर्ष 322 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न था पार्वती मंगल किसकी रचना है? तो दोस्तों याद रखिएगा पार्वती मंगल तुलसीदास जी की रचना है। अगला प्रश्न था तिगरा बोट क्लब कहाँ स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा तिगरा बोट क्लब ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश का पहला विधानसभा चुनाव कब हुआ? तो यह दोस्तों वर्ष 1951 में मध्य प्रदेश का पहला विधानसभा चुनाव हुआ। अगला प्रश्न था किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया? तो याद रखिएगा 73वें संविधान संशोधन में वर्ष 1992 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया। अगला प्रश्न था गोला मठ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सतना जिले के मैहर में गोला मठ स्थित है। मैहर में ही शारदा माता का मंदिर एवं अलाउद्दीन खां का मकबरा एवं अलाउद्दीन खां समारोह का आयोजन होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था कलचुरी वंश की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा कोकल प्रथम ने कलचुरी वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न था मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? तो याद रखिएगा भाग 3 में मौलिक अधिकार एवं भाग 4 में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं। हो सकता है अगली शिफ्ट में आपसे भाग 4 के बारे में पूछ लें। अगला प्रश्न है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न था बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया? तो वर्ष 1540 में बिलग्राम का युद्ध लड़ा गया। अगला प्रश्न था राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं मिलता है, उसे राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में वेतन मिलता है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न था राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है? तो दोस्तों 35 वर्ष की आयु न्यूनतम आयु सीमा है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन सा है? तो याद रखिएगा देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, जो कि इंदौर में स्थित है, मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है और यह एक इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न था खरगोन का महाकालेश्वर मंदिर किस राजवंश की वास्तुकला को दर्शाता है? तो याद रखिएगा यह खरगोन का महाकालेश्वर मंदिर है, उज्जैन वाले से इसे कंफ्यूज मत होना, और यह परमार वंश की वास्तुकला को दर्शाता है। अगला प्रश्न था पल्लव किसकी रचना है? तो याद रखिएगा दोस्तों पल्लव सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। अगला प्रश्न था होलकर साइंस कॉलेज की स्थापना कब की गई? तो याद रखिएगा होलकर महाराजा शिवाजीराव होलकर द्वारा 10 जून 1891 में इंदौर में होलकर साइंस कॉलेज की स्थापना की गई। अगला प्रश्न था भारत की बेरोजगारी दर कितनी है? तो दोस्तों 8.3 भारत की बेरोजगारी दर है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश राज्य योजना बोर्ड का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश राज्य योजना बोर्ड की स्थापना 24 अक्टूबर वर्ष 1972 में की गई थी और 2007 में इसका नाम बदलकर राज्य योजना आयोग रख दिया गया। तो यह भी याद रखिएगा 2007 में चेंज किया गया। अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि बजट के लिए कितनी राशि आवंटित की है? तो दोस्तों 53,264 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि बजट के लिए राशि आवंटित की है। अगला प्रश्न था बिखरे मोती किसकी रचना है? तो याद रखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है बिखरे मोती। साथ ही प्रश्न आता है झांसी की रानी किसकी रचना है? तो याद रखिएगा यह रचना भी सुभद्रा कुमारी चौहान की है। अगला प्रश्न है टाइलिन एंजाइम कौन सी ग्रंथि स्रावित करता है? तो दोस्तों साइंस पोर्शन का बायोलॉजी का प्रश्न है टाइलिन एंजाइम कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? तो दोस्तों लार ग्रंथि टाइलिन एंजाइम को स्रावित करती है। अगला प्रश्न था
न्यूटन का तीसरा नियम क्या बताता है? तो दोस्तों यह बताता है कि प्रकृति में प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगला प्रश्न था भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों वर्ष 1982 में यह भोपाल में भारतीय वन प्रबंधन की स्थापना हुई। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है? तो दोस्तों ऑप्शन में पेचिस इसका सही जवाब था, जो कि प्रोटोजोआ से होने वाला एक रोग है। अगला प्रश्न था छत्तीसगढ़ विभाजन के समय मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा दोस्तों 1 नवंबर वर्ष 2000 को मध्य प्रदेश राज्य से पृथक करके छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बनाया गया और इस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे। दिग्विजय सिंह की विधानसभा सीट है विजय राघवगढ़, इसे भी याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश गठन एवं विभाजन पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाकर प्लेलिस्ट में डाली है, जो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसे भी एक बार जाकर जरूर देखिएगा। लगातार मध्य प्रदेश गठन और विभाजन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से चंगेज खां के वंशज कौन थे? तो याद रखिएगा चंगेज खान एक मंगोल था और मंगोल ही चंगेज खां के वंशज थे। अगला प्रश्न था जवाहर नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन वर्ष 1964 में की गई थी, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न था कालिदास अकादमी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा यह मध्य प्रदेश की तीर्थ नगरी उज्जैन में स्थित है। कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उज्जैन में ही प्रतिवर्ष कालिदास समारोह का आयोजन भी होता है, इसे भी याद रखिएगा। उज्जैन में हर 12 वर्ष पर क्षिप्रा नदी के तट पर रामघाट पर सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन भी किया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंभ की मलखंभ अकादमी उज्जैन में ही स्थित है, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न था महेश्वर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? महेश्वर जो कि खरगोन जिले में आता है और यह नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। नर्मदा नदी ही महेश्वर में सतधारा नाम से एक जलप्रपात बनाती है और इंदिरा सागर परियोजना के तहत महेश्वर बांध भी नर्मदा नदी पर ही बना हुआ है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न था विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए प्रति वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न था भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, जो कि वर्ष 1952 से वर्ष 1962 तक 10 वर्ष भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहे। अगला प्रश्न था ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी, इन्होंने वर्ष 2008 के सिडनी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था आईडीबीआई बैंक की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों 1 जुलाई 1964 को आईडीबीआई बैंक की स्थापना हुई, याद रखिएगा, और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न था हाल ही में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी किया गया है? तो दोस्तों ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट का 18वां संस्करण जारी किया गया है, याद रखिएगा, और यह वर्ष 2022 में जारी किया गया था। अगला प्रश्न था श्री सैलम मंदिर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों यह भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा श्री सैलम मंदिर का उद्घाटन किया गया, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों एमओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। अगला प्रश्न था भरतनाट्यम किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? तो दोस्तों यह तमिलनाडु राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न था हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी की आईपीएल मैच में सबसे ज्यादा बोली लगी? तो दोस्तों सैम करन, जो कि आईपीएल 2023 के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं और इन्हें पंजाब किंग्स की टीम ने कुल 18 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदा है, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न था कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो दोस्तों याद रखिएगा कथकली केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। और प्रश्न आता है कथक कहाँ का नृत्य है? तो याद रखिएगा यह उत्तर प्रदेश का नृत्य है। इसमें अधिकतर लोगों को कंफ्यूजन होता है, कथक उत्तर प्रदेश और कथकली केरल। अगला प्रश्न था अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप का विजेता कौन रहा? तो दोस्तों मानसी
जो कि दिल्ली में हुई नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 20 किलोमीटर रेस वॉक में अंडर 23 कैटेगरी में रजत पदक प्राप्त किया और यही इसकी विजेता रही। अगला प्रश्न था मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है? तो जैसा कि सभी जानते होंगे, मिल्खा सिंह एक धावक थे। मिल्खा सिंह को द फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने वर्ष 1958 और 1962 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था कैल्शियम कार्बाइड, जिसे CaCO3 के नाम से जाना जाता है, कैसे बनता है? दोस्तों यह बुझे चूने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। और यह प्रश्न दोस्तों पहले भी रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, विटामिन बी एवं विटामिन सी पानी में घुलनशील होते हैं, वहीं विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी एवं विटामिन ए, यह याद रखिएगा, यह वसा में घुलनशील होते हैं। तो ऑप्शन में विटामिन सी दिया हुआ था, तो इसका सही जवाब था विटामिन सी। अगला प्रश्न था प्लाज्मोडियम किस रोग का कारण होता है? दोस्तों प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया रोग होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था बैरोमीटर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, बैरोमीटर का इस्तेमाल वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत कोई वायुमंडल प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता? तो दोस्तों यह बेसिक कॉमन सेंस का प्रश्न है और सोलर एनर्जी इसका सही आंसर था। सौर ऊर्जा से किसी भी प्रकार का वायुमंडलीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता। अगला प्रश्न था निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या 12 होती है? तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, मैग्नीशियम जिसे Mg से दर्शाया जाता है, इसकी परमाणु संख्या 12 होती है। अगला प्रश्न था टाइफाइड रोग किसके कारण होता है? तो दोस्तों टाइफाइड एक जीवाणुओं से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न था हाल ही में कौन सा राज्य प्रधानमंत्री आवास योजना से पूर्णतः लाभान्वित हो चुका है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य प्रधानमंत्री आवास योजना से पूर्णतः लाभान्वित हो चुका है। फिर प्रश्न था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। अगला प्रश्न था 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य का लिंगानुपात कितना है? तो दोस्तों यह प्रश्न 3 से 4 बार लगातार रिपीट हो चुका है और मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 931 है। और प्रश्न आता है कि किस जिले का लिंगानुपात मध्य प्रदेश के लिंगानुपात के बराबर है? तो याद रखिएगा 931 ही रीवा जिले का भी लिंगानुपात है। मध्य प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व 236 है, इसे भी याद रखिएगा। भीमबेटका की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं? दोस्तों भीमबेटका की गुफाएं जो कि रायसेन जिले में स्थित हैं और इनकी खोज विष्णु विनायक वांकड़कर ने की थी और यह शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कथक नृत्य, यहाँ पे मिसप्रिंट है दोस्तों, नृत्य की उत्पत्ति हुई? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। फिर प्रश्न था हाल ही में फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हुआ, इनका संबंध किस देश से था? तो दोस्तों यह ब्राजील के रहने वाले खिलाड़ी थे। फिर प्रश्न था ओणम त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा केरल राज्य में ओणम त्योहार मनाया जाता है। फिर प्रश्न था पोलियो बीमारी किसकी वजह से होती है? तो दोस्तों पोलियो एक वायरस से होने वाली बीमारी है। फिर प्रश्न था ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों दादा भाई नेहरू को ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न था आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आवर्तों की संख्या 7 होती है। इंपीरियल बैंक की स्थापना कब की गई? तो याद रखना 27 जनवरी वर्ष 1921 को इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। फिर प्रश्न था 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो याद रखिएगा 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व है। और अगर भारत का जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो याद रखिएगा 382 भारत का जनसंख्या घनत्व है। फिर प्रश्न था भारत के सबसे पुराने संगीत घराने के रूप में मध्य प्रदेश के किस घराने को जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश के ग्वालियर घराने को भारत के सबसे पुराने संगीत घराने के रूप में जाना जाता है।
अगला प्रश्न था मेघालय में 3 दिवसीय पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो यह उद्घाटन दोस्तों केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किया गया था। फिर प्रश्न था प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान वृक्ष क्या ग्रहण करते हैं? तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 ग्रहण करते हैं, याद रखिएगा। वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त किया जाता है? तो अवतल दर्पण जिसे कॉन्वेक्स कहा जाता है, इससे वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। WWW का निर्माण कब किया गया? WWW का पूर्ण रूप होता है वर्ल्ड वाइड वेब और इसका निर्माण वर्ष 1989 में टिम बर्नर्स ली द्वारा किया गया। 1889 में ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक टिम बर्नर्स ली द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया गया। माचिस की तीली में क्या लगा होता है? दोस्तों माचिस की तीली में लाल फास्फोरस लगा होता है। अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी के रूप में किसे जाना जाता है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी के रूप में उज्जैन शहर को जाना जाता है। अगला प्रश्न था DBMS का पूर्ण रूप में एस का क्या मतलब होता है? तो दोस्तों DBMS का पूर्ण रूप होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और इसके पूर्ण रूप में एस का मतलब सिस्टम रहेगा। फिर प्रश्न था धोलावीरा दर्रा कहाँ स्थित है? दोस्तों धोलावीरा दर्रा जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक दर्रा है और यह कच्छ गुजरात में स्थित है। फिर प्रश्न था लीलावती किसकी रचना है? तो दोस्तों लीलावती भास्कराचार्य की रचना है। भारत में नोटबंदी कब की गई? दोस्तों भारत में 8 नवंबर वर्ष 2016 को नोटबंदी की गई। फिर प्रश्न था लियोनेल मेसी का संबंध किस देश से है? तो याद रखिएगा लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के रहने वाले हैं और यह बार्सिलोना क्लब के लिए खेलते हैं। फिर प्रश्न था चाक का सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों चाक को कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है और इसका प्रश्न CaCO3 होता है। प्रश्न नहीं सॉरी सूत्र CaCO3 होता है। फिर प्रश्न था लेवर कप किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा लेवर कप टेनिस से संबंधित है। फिर प्रश्न था AUPAC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। दोस्तों ऑप्शन में आपको इंडियन भी देखने को मिलेगा जो कि आंसर गलत है। याद रखिएगा इंटरनेशनल होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फिर प्रश्न था पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो दोस्तों अबनी लखारा जो कि राजस्थान की रहने वाली हैं, पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। फिर प्रश्न था लेबर यूनियन की स्थापना कब की गई? तो याद रखिएगा वर्ष 1918 में लेबर यूनियन की स्थापना की गई। फिर प्रश्न था GST भारत में कब से लागू हुआ? तो याद रखिएगा 1 जुलाई वर्ष 2017 से भारत में GST लागू हुआ। वस्तु एवं सेवा कर GST को हिंदी में कहते हैं, तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा लागू किया गया था। प्रश्न बन सकता है कि GST लागू के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा अरुण जेटली। फिर प्रश्न था मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन होता है? दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है। अगला प्रश्न था रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों यह प्रश्न भी लगातार कई बार रिपीट हो चुका है। रतौंधी जिसे नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है और यह विटामिन ए की कमी से होता है। फिर प्रश्न था रेक्टिफायर उपकरण का क्या कार्य है? तो दोस्तों रेक्टिफायर अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट या AC करंट को DC करंट में परिवर्तित करता है, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा जोसेफ प्रीस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। लंबाई का मात्रक क्या होता है? तो आप सभी जानते होंगे मीटर लंबाई का मात्रक होता है। अगला प्रश्न था दोहा और रोला से मिलकर कौन सा छंद बनता है? तो याद रखिएगा कुंडलीय छंद जिसमें कुल 6 चरण होते हैं। दोहा दोस्तों 13-13 एवं 11-11 मात्राओं से मिलकर बनता है और रोला 11-11 एवं 13-13 मात्राओं से मिलकर बनता है। इस तरह प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं दोहा में होती हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं रोला में होती हैं। और प्रश्न आता है कि कुंडलिया के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो याद रखिएगा कुंडलिया में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। शुरू के 2 चरण होते हैं दोहा के और आखिरी के 4 चरण होते हैं रोला के, इसे याद रखिएगा। फिर प्रश्न आया था पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों यह प्रश्न भी लगातार कई बार रिपीट हो चुका है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन दुनिया की पहली एंटीबायोटिक मेडिसिन है जिसकी खोज 28 सितंबर वर्ष 1928 को नोबेल प्राइज विजेता साइंटिस्ट
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक एक्सपेरिमेंट के दौरान एक्सीडेंटली की थी। फिर प्रश्न था हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। यह भी दोस्तों लगातार प्रश्न रिपीट हो चुका है और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। फिर प्रश्न था राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ। तो वर्ष 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ। अगला प्रश्न था यूपीएससी का अध्यक्ष कैसे चुना जाता है। तो याद रखिएगा देश के राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न था 26 जनवरी 2023 में गणतंत्र दिवस की परेड में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। तो याद रखिएगा मिस्र के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। फिर प्रश्न था चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था और बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक या सम्राट अशोक था, याद रखिएगा। और मौर्य वंश ने मगध पर शासन किया, याद रखिएगा, या मौर्य वंश की राजधानी मगध थी। फिर प्रश्न था फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहां हुआ। दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप से भी लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं और मैंने फीफा वर्ल्ड कप पर एक सेपरेट वीडियो बनाकर ग्रुप पर डाल रखी है, जिसे आप मेरी करंट अफेयर वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर में किया गया। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक कतर में आयोजित हुआ। इस टूर्नामेंट में कुल 64 मैच खेले गए और फाइनल मैच में अर्जेंटीना की टीम ने फ्रांस की टीम को हराकर खिताब अपने नाम किया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था फीफा वर्ल्ड कप 2022 में फाइनल में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो दोस्तों रणवीर सिंह जो कि एक अभिनेता हैं, इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मैच में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। फिर प्रश्न था भारत के संविधान में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में किसके माध्यम से जोड़ा गया। तो याद रखिएगा संविधान संशोधन 86 के तहत अधिनियम 2022 में शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया। फिर प्रश्न था विश्व में सबसे कम लिंगानुपात वाला महाद्वीप कौन सा है। तो याद रखिएगा एशिया महाद्वीप विश्व में सबसे कम लिंगानुपात वाला महाद्वीप है। फिर प्रश्न था लियोनेल मेसी का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों याद रखिएगा लियोनेल मेसी जो कि एक महान फुटबॉल खिलाड़ी हैं और इनका संबंध अर्जेंटीना देश से है। साथ ही याद रखिएगा लियोनेल मेसी बार्सिलोना क्लब के लिए भी खेलते हैं। फिर प्रश्न था 2020 का ओलंपिक कहां आयोजित हुआ। तो दोस्तों 2020 का ओलंपिक जिसे टोक्यो ओलंपिक के नाम से भी जाना जाता है, यह जापान में आयोजित हुआ। फिर प्रश्न था पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों कंप्यूटर वाले पोर्शन में शॉर्टकट कुंजी से भी लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो कंट्रोल+V का प्रयोग पेस्ट करने के लिए किया जाता है, वहीं कंट्रोल+C का प्रयोग कॉपी करने के लिए और कंट्रोल+X का प्रयोग कट करने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। लॉर्ड हॉर्डिंग्स पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी का क्या नाम था। दोस्तों रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हॉर्डिंग्स पर बम फेंका था, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था प्रथम कंप्यूटर ENIAC किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो दोस्तों ENIAC प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। अगर आपने हमारी एनालिसिस वाली वीडियोस देखी हैं तो कंप्यूटर की पीढ़ी पर भी मैंने डिस्कस किया है और साथ में कंप्यूटर की अलग से भी क्लासेस अपलोड की हैं। ENIAC जो कि प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था, इसमें बल्ब का इस्तेमाल किया जाता था और आपको बल्ब और वैक्यूम ट्यूब में से ऑप्शन में कोई एक देखने को मिल सकता है। फिर प्रश्न था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों वर्ष 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना वर्ष 1336 में संगम वंश के हरिहर और बुक्का ने की थी। दोस्तों हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था और इन्हीं के नाम पर इन्होंने संगम वंश का नाम रखा और वर्ष 1336 में इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि स्टूडेंट्स के माध्यम से मुझे मिल सके हैं। आशा करता हूं आपके आने वाले एग्जाम के लिए यह आपको उपयोगी साबित होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश पुलिस में SI एवं कांस्टेबल, साथ ही वन रक्षक, जेल प्रहरी और MPPSC 2023
क्लासेस जल्दी ही अथर्व एकेडमी पर अपलोड की जा रही हैं और कम से कम समय में इन परीक्षाओं के लिए आपका सिलेबस अथर्व एकेडमी पर पूरा करा दिया जाएगा। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप टीईटी, यूपी टीईटी, एमपी टीईटी, सीटेट और वर्ग 2 या वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा ही दूसरा चैनल है अथर्व टीईटी क्लासेस, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो इसे भी आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। यह चैनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए ही फोकस्ड है, जिसमें आपको कम से कम समय में और अच्छे से अच्छी और आसान भाषा में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी करा दी जाएगी। साथ ही प्रैक्टिस सेट एवं रिवीजन क्लासेस भी कंटिन्यू इस चैनल पर अपलोड कर दी जाएंगी। तो अगर आपने अभी तक इसे भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। आशा करता हूं आज की वीडियो आपके लिए पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई सजेशन या सुझाव है